नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना AR सर आप सभी को स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस फिजिक्स के चैनल में जिसका नाम है डेल्व इनटू फिजिक्स। आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 14th लेक्चर को लेके आया हूं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैविटीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या कौन सा कैविटी सर? या तो कंडक्टर के अंदर हो सकता है या तो नॉन कंडक्टर के अंदर कैविटीज हो सकता है। अब कैविटी भी हो सकता है कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो किसी स्फेयर के अंदर, या हो सकता है नॉन सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो। कैविटी कहीं पर भी हो सकता है। तो उसमें करना क्या है? उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। कैविटी के अंदर या कैविटी के बाहर कहीं पर भी निकालना जा सकता है। तो जितने वैरायटी ऑफ कैविटी वाले प्रॉब्लम्स होंगे सब आज हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद कैविटी के अलावा क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करने वाले हैं शेल्स के बारे में। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स होगा, अलग अलग लेयर्स के। उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे, अंदर वाले लेयर पे और बाहर वाले लेयर पे। फिर क्या बात करेंगे सर? अब दो कंडक्टर्स, जो एक कंडक्टर यहाँ हो एक कंडक्टर यहाँ हो, दो कंडक्टिंग बॉडीज को कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज किस तरह से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये जो फ्लो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है आज आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर दबाना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जिसका नाम है नॉन कंडक्टिंग कैविटीज़। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, कैविटीज़ के बारे में, जो कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्जेस कैन नॉट मूव। जैसे यहाँ पर मैंने एक नॉन कंडक्टिंग कैविटी ले लिया है, मतलब अंदर में हॉलो है ना, जो कि ये एक स्फेयर है और इसमें चार्ज जो है वो नॉन कंडक्टर की तरह, मतलब यहाँ पर सब जगह पे चार्ज चिपका हुआ है। टोटल चार्ज कितना है? Q। ये फैला हुआ है R1 रेडियस से लेकर के R2 रेडियस तक। अंदर में यहाँ पर हॉलो है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कौन कौन से पॉइंट्स पर? टोटल 3 तरह के पॉइंट्स पर निकाला जा सकता है। एक हो गया सबसे अंदर वाले पॉइंट पर, जो कि R1 से भी छोटा। दूसरा हो गया R1 और R2 के बीच में, और तीसरा हो गया R2 से बाहर, है ना। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कितना होने वाला है सबके वैल्यूज़, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। स्क्रीन को पॉज कर लो। आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। शुरू करें? चलो, सबसे पहला काम हम करते हैं अंदर में, सबसे अंदर वाले पॉइंट पर मानते हैं, यानी कि फॉर आर लेस देन R1 के केस में, ठीक। तो जब आप यहाँ पर एक अंदर में गॉसियन सरफेस मानोगे, बहुत ही छोटा सा एक गॉसियन सरफेस मान लिए जो कि स्मॉल r रेडियस का, तो क्या होगा? उस अंदर में गॉसियन सरफेस में ये कह सकते हो कि Q इन इज इक्वल टू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। बोलो, क्लियर है? ये तो सबसे सिंपल था, ठीक है। अच्छा, बाहर वाले पॉइंट के लिए मानो, फॉर R ग्रेटर देन R2 के लिए, ठीक है। तो आप बाहर में जब मानोगे तो क्या लिखोगे? फिर से, दैट इज E डॉट ds विल बी इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेशन। आपको बाहर में एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। मान लो बाहर में एक गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ सराउंड करने वाला, जो कि अगेन दिस इज ऑल्सो R रेडियस का है, ओके, क्लोज लूप था। तो E डॉट ds, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इन कितना है? टोटल Q चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पर भी E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया KQ बाय R स्क्वायर होगा। देखो तो ये कह सकते हैं ना, बाहर वाले पॉइंट एक तरह से बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। बोल सकता हूँ कि आपको जब भी बाहर निकालना हो तो एक इस इतने बड़े स्फेयर्स को आप स्क्वीज करके पॉइंट चार्ज बना दीजिए, और पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो KQ बाय R स्क्वायर ले सकते हो। तीसरा जो हमें सीखना है वो क्या है? दैट इज फॉर R, जो कि वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? R1 से बड़ा हो और R2 से छोटा हो, इस रीजन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसके लिए फिर से वैसा ही गॉस लॉ लगाएं।
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको अंदर में कहीं पर भी एक मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस मान लो आर डिस्टेंस का। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही होगा, सब जगह कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा। एरिया का इंटीग्रेशन 4πr² इज इक्वल टू क्यू इन। इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, आपको एक डेंसिटी माननी पड़ेगी, रो डेंसिटी, रो कूलम पर मीटर क्यूब का चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मानना पड़ेगा, और रो इनटू इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम कंटेंट है वो आप निकाल लो। तो लिखोगे रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब माइनस R1 का क्यूब, बोलो सही है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर लो, और रो का वैल्यू भी आप रख सकते हो। रो का वैल्यू क्या रखोगे, दैट इज क्यू बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये रखना पड़ेगा, है ना। तो यहां से आपको सॉल्व करने पर मिलेगा, दैट इज E इज इक्वल टू KQ R³ माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा बस ये देख लो कि अगर मैं आपसे ग्राफ बनाने को बोलूं तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फिर से ये तीन तरह के, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, और बीच वाले रीजन में ये कुछ क्यूबिक वाला है ना। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, ओके, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूँ आपके लिए। वैसे आप ट्राई करो इसको जल्दी से, कैसा ग्राफ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। जब तक अंदर में है तब तक ग्राफ कैसा, ऐसा होगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, है ना। R1 से जब तक आप छोटे हो, x इज इक्वल टू R1 तक आप नहीं, R इज इक्वल टू R1 तक नहीं पहुंच रहे, तब तक आपका ग्राफ इस तरह से होगा, ओरिजिन को टच करता हुआ। फिर जैसे ही आप R2 से बड़े हो गए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा फ्लो करने लग गया, मतलब कैसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यही है ना, KQ बाय R² का, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ये इसका वैलिड होना चाहिए। ठीक, इस पॉइंट पर KQ बाय कैपिटल R2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बात आता है कि इसके और इसके बीच में किस तरह का ग्राफ ज्वाइनिंग होगा, या तो ऐसा ग्राफ होगा, या तो ऐसा ग्राफ होगा, या तो ऐसा ग्राफ होगा। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आप देख सकते हो कि R³ पे डिपेंडेंट है ना। तो अब उसके बाद इसका ग्राफ जो है, इसको यहाँ से कनेक्ट करोगे तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा कि इसकी कॉन्केविटी जो है वो कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, मैंने किया है, उसके बाद तब मैंने डिसीजन लिया कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इस टाइप से। ठीक है, जिसका स्लोप धीरे 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 घटता जा रहा है, तो ग्राफ ऐसा ही होगा। अगर स्लोप इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो ऐसा ग्राफ होता, स्लोप डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ऐसा ग्राफ होगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, आपको पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बाद में आप लोगों को ये बीच वाला जो सेकेंड सेक्शन था, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के जो प्रोसेस था, उसके लिए मैं आपको एक ऑलिटर मेथड बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, या फिर कह सकते हो कि स्मार्ट अप्रोच भी है। जब R हमारा R1 से बड़ा होगा और R2 से छोटा होगा, इस केस में रियल कैविटी मेथड हम लोग लगाएंगे। आपको एज्यूम ये करना है कि दिस स्फेयर्स इज मेड विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेयर्स। ये जो कॉन्सेंट्रिक
शेल्स है, यहाँ पर एक स्फेयर्स बोल सकते हो, अंदर में यहाँ पर हॉलो है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोगों को दो तरह के स्फेयर्स एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो कि ये स्फेयर बना हुआ है एक बड़ा सा एक स्फेयर प्लस एक छोटा सा स्फेयर जो कि R2 रेडियस का है और R1 रेडियस का है, ठीक है। और एजम्पशन ये है कि हम इसको पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर, और इसको कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ये वाला R1 रेडियस का हम नेगेटिव चार्ज कर दिया और इसके ऊपर डाल दिए, तो ऐसा नहीं लगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया और ये हॉलो स्फेयर बना लिया, है ना। अब आपको कहीं पर भी एक पॉइंट मान लिया गया, कौन सा पॉइंट मान लिया जाए कि हियर इज अ पॉइंट दैट इज P ओवर हियर, जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है। आपको इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये जो P पॉइंट है इस स्फेयर पे देखो, तो यहाँ पर P पॉइंट होगा जो कि इससे r डिस्टेंस पर है, और इस वाले छोटे स्फेयर से तो बाहर होगा P पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पर, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है चार्ज हम बोल दिए Q1 चार्ज है जो कि पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है? दैट इज रो इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। और इस पे कितना चार्ज है? Q2 चार्ज है, वो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक है। अपने पास Q1 Q2 चार्ज मिल चुका है। ओके, नाउ अपने को फॉर्मूला निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर दोनों के वजह से लिखो। Q1 चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बताओ, सोचो सोचो सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, दिस इज E1। और Q2 चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव है। तो अपने को E1 और E2 माइनस कर देने से काम चल जाएगा क्या? अच्छा, E1 जो है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? इस वाले सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अंदर वाले पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Q1 चार्ज है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ? दैट इज K Q1 इंटू R बाय R क्यूब, तो R2 का क्यूब, कैपिटल R क्यूब। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं, और बाहर वाले पॉइंट पर इसके वजह से E2 के वजह से E2 निकालना है अपने को। तो ये तो बाहर वाला पॉइंट हो गया, तो बाहर वाला पॉइंट के लिए क्या करना है? ये तो पॉइंट चार्ज है, तो अपने को K पॉइंट चार्ज का कैसे निकालते हैं? K Q2 बाय R का स्क्वायर, सिंपल। बस यही है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आंसर आ गया। करके देखो, तो आप K कॉमन ले लिए, Q1 का वैल्यू पुटअप कर दो, तो दैट इज रो इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब माइनस K इंटू Q2 का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से R2 क्यूब कट गया, और जो कॉमन निकल सक रहा है वो कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर आ गया K, रो का वैल्यू भी हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज Q बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब इंटू 4/3 कॉमन निकाल दिया इंटू R क्यूब माइनस R1 का क्यूब, तो यहाँ से ये और ये काट दिया। देखो तो यही आंसर है ना, K Q R क्यूब माइनस R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। आंसर आया था ना पिछले बार भी। चलो, ये आपको मेथड भले ही लंबा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत काम का मेथड है, अगले सवालों में आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से अगला सवाल ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने एक कैविटी ले लिया इस तरह का, जो कि कैविटी यहाँ पर है ना, यहाँ पर खाली पेन है, बाकी ये सॉलिड जो है 4r रेडियस का है, और इसके सेंटर से
2r के डिस्टेंस पर एक कैविटी बना दिया r रेडियस का, तो इसके सेंटर से a पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जो कि 8r डिस्टेंस पर है। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ यहाँ पर कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कर लिए अटेम्प्ट? चलो देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाए। अच्छा, अगर आप मान लो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये ए पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है और इसको स्क्वीज़ करके पॉइंट चार्ज बना देते हैं और इसका आप चार्ज निकाल लो और KQ/R² फॉर्मूला लगा देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो, ये तो नहीं होगा। दूसरा चीज़, आप यहाँ पर एक सर्कुलर सा एक रिंग बना, स्फेरिकल रीजन बना दिए और गॉस लॉ लगा दिए तो भी आप नहीं निकाल सकोगे आंसर। ठीक है, तो आपको करना यही पड़ेगा। आप इसको ऐसा कंसिडर करो कि आप इसको दो तरह के स्फेयर्स ले लो, एक पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज भर दो, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और इस रीजन में नेगेटिव चार्ज भर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का यही सबसे बेस्ट मेथडोलॉजी है कि आप इसको दो तरह के स्फेयर्स मान लो। कैसा स्फेयर्स? एक बड़ा स्फेयर ले लो और एक छोटा स्फेयर ले लो। यहां पर और एक छोटा स्फेयर ले लो, यहां पर r रेडियस का। ठीक है, अब ये बताओ कि ये बड़ा वाला जो स्फेयर है वो कितना रेडियस का था? 4r का, और हम इसको कंप्लीटली चार्ज कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज दे दिए कंप्लीटली। ठीक है, प्लस रो के डेंसिटी से हमने चार्ज कर दिया, और इसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ यू टेल मी कि ए पॉइंट इसके कंपैरिजन में, बड़े वाले स्फेयर के कंपैरिजन में ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? दैट इज 8r। ओके, और इस छोटे वाले स्फेयर से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? दैट इज 6r इसके सेंटर से। ठीक है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बड़े वाले स्फेयर की वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ जल्दी से, दूर जाते हुए, दैट इज E1 कह सकते हो। और ए पॉइंट पर छोटे वाले स्फेयर की वजह से अट्रैक्टिव होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, E2 हो जाएगा। E1 और E2 का वैल्यू आप निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा E1 की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर लिख रहा हूं, E1 इज इक्वल टू, बाहर वाला पॉइंट है ना। अब ये कंप्लीट स्फेयर है, कंप्लीट चार्ज स्फेयर है और बाहर वाले पॉइंट पर, तो इसको स्क्वीज करके पॉइंट चार्ज बना देंगे और KQ/R² फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, KQ/R², दैट इज 1/4πε0। Q कितना है? रो के टर्म्स में, Q के टर्म्स में तो बोला ही नहीं है, रो के टर्म्स में आंसर निकालना है आपको। तो रो इंटू 4/3π 4r का होल स्क्वायर बाय r क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय k, दिस इज Q, KQ/R²। r जो है वो स्मॉल r² है, तो ये हो जाएगा 8r का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये चीज होगा। और E2 जो है, E2 क्या होगा? वो भी बाहर वाला है, तो उसके लिए भी K 1/4πε0 इंटू Q जो होगा वो रो इंटू 4/3π स्मॉल r का होल क्यूब, ये r रेडियस का है, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है? दैट इज 6r का होल स्क्वायर। बस E1 E2 निकल गया। अब दोनों को माइनस करोगे E नेट, तो E1 माइनस E2 से काम चल जाएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पर कितना आता है? दैट इज ρr/3ε0, और इसको सॉल्व करने पर कितना आता है? दैट इज ρr/108ε0। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आएगा 35 ρr/108ε0। आई थिंक यही करेक्ट आंसर है। बोलो, ये आया आपका ये आंसर? ओके, वेरी गुड, आ चुका है।
आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी तरह के सवाल को फिर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से फिगर बनाओ, सेम फिगर है। यहाँ पर मैंने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, उसके अंदर कैविटी डाल दिया है जो कि आर रेडियस का है। इस बार जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो ए पॉइंट निकालना है जो कि कैविटी के अंदर वाला है, ठीक है। और ये इसके सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से 2.5 आर का डिस्टेंस पर है ए, यानी कि इस सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पर है। तो आपको बताना है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि इस पूरे स्फीयर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज से भर देंगे और ये छोटे वाले स्फीयर को हम लोग नेगेटिव चार्ज से भर देंगे। यही कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे थे। चलो यही अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा स्फीयर बना लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा स्फीयर बना लेते हैं, ये, ठीक है। ये बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस हमने कह दिया कितना है, दैट इज 4r, और छोटे वाले रेडियस का स्फीयर रेडियस कितना है, दैट इज r। ए पॉइंट कहाँ है बड़ा वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में, दैट इज यहाँ पर। दिस इज आवर ए पॉइंट। कितने डिस्टेंस पर है, 2.5r के डिस्टेंस पर है, ठीक है। और छोटे वाले रेडियस के, छोटे वाले स्फीयर के हिसाब से ए पॉइंट अंदर में ही है। कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज r/2। अब आप ए देख सकते हो कि ए पॉइंट जो है दोनों स्फीयर में, स्फीयर के अंदर ही है। तो अंदर पे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े और आपने इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया है, दैट इज कंप्लीट प्लस रो कूलम पर मीटर क्यूब से चार्ज किया, और इसको आपने माइनस रो कूलम पर मीटर क्यूब के से चार्ज किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए पॉइंट पर इधर होगा, दैट इज E1, और इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2 नेगेटिव होगा इस डायरेक्शन में। आप बता सकते हो E1 का वैल्यू कितना है। अंदर में याद करो, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू, रो के टर्म्स में फॉर्मूला होता है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। बोला भी था आपको ये याद करने के लिए जब इनसाइड वाले पॉइंट के लिए निकालना हो, ठीक है, इनसाइड के लिए। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। E1 इज इक्वल टू रो स्मॉल r कितना है, दैट इज 2.5r/3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E2 कितना हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू माइनस रो इंटू आर, स्मॉल r है r/2/3 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को माइनस कर दो तो E नेट कितना मिल जाएगा, E नेट वुड बी इक्वल टू E1 माइनस E2 कर दिया, मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक है। E2 का डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं, आपको अगर वेक्टर लेना है तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। विथ साइन लोगे तो आपको डिडक्ट कर देना है बेसिकली। तो ये हो गया 2.5 में से 0.5 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ रो r/एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यही करेक्ट आंसर है। बोलो, समझ में आया क्या आपको? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ये समझ में आ गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ए पॉइंट कहीं यहाँ पर इधर में रैंडमली कहीं पर भी हो, ठीक है, रैंडमली इस जगह पर हो, तब कैसे निकालोगे? ठीक उसी तरीके का सवाल है, जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ। मैं आपको सवाल बताता हूँ क्या है। फिर से वैसा ही सवाल लिया है, लेकिन इस बार जो कैविटी है वो ये वाला कैविटी और ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है, और इसको हम लोग पूरी तरह से प्लस रो कूलम से चार्ज कर दिए हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो रैंडमली अंदर में कहीं पर भी है। ए पॉइंट हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो। ए पॉइंट इज अ जनरल पॉइंट, ठीक है, फॉर एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कितना होने वाला है। तो क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले कर लो अटेम्प्ट, स्क्रीन को पॉज कर लो, उसके बाद अटेम्प्ट कर लो। आई होप अटेम्प्ट हो गया होगा। चलो देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा स्फीयर ले लिया और एक छोटा सा स्फीयर ले लिए, ठीक है। नाउ ये वाला है अपना R1 रेडियस का और ये वाला है अपना R2 रेडियस का। ये वाला पॉइंट C1, ये वाला C2 है, ठीक है। ए पॉइंट कहाँ पर है? ए पॉइंट है यहाँ पर, हियर इज द ए पॉइंट, जो कि लेटस से स्मॉल r डिस्टेंस का है, ठीक है। और ए पॉइंट इस C2 से कहाँ पर है? यहाँ पर है कहीं। दिस इज ए पॉइंट जो कि ये R2 डिस्टेंस पर है, स्मॉल r2 डिस्टेंस पर,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप बता सकते हो किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस इट इज चार्ज विथ प्लस रो से चार्ज किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए E1 कितना हो जाएगा। E1 का वैल्यू आप लिख सकते हो रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टोरियल लिख सकते हो। अच्छा E2 का वैल्यू क्या होगा। E2 का वैल्यू होना चाहिए अगेन E2 विल बी इक्वल टू आपने चार्ज किया है दैट इज माइनस रो R2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट से, है ना, क्योंकि आपने माइनस रो से चार्ज किया है इसको, तो माइनस रो R2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। और ई नेट अगर चाहिए तो ई नेट क्या लिखने वाले हो दैट इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर दोनों का समेशन करोगे तो यहाँ पर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर करोगे, ठीक है। अब गौर करो ये वाला ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल को हम अगर बाहर निकाल दें तो ये L वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया है C1 और ये हो गया है C2, ठीक है। ओके सो आपने ये वाला को बोला है R1 वेक्टर और ये वाले को बोला है R2 वेक्टर और ये वाले को बोला है L वेक्टर। तो कह सकते हो R1 वेक्टर विल बी इक्वल टू L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना आ रहा है L वेक्टर। तो बेसिकली ये आंसर आ जाएगा दैट इज रो L वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर ई नेट। तो किसी भी जनरल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ए पॉइंट कहीं पर भी हो, ए कहीं पर भी हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों के स्पेसिंग के बीच में बराबर होगा, रो L बाय 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये हम लोगों ने जनरल केस भी कर लिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग कैविटीज़। अब जो कैविटीज़ है वो सारे कंडक्टिंग है, इससे पहले नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे थे, है ना। तो एक कैविटी ले लेते हैं, ये हमारा कंडक्टिंग कैविटी है ना। इस तरह से, क्योंकि ये एक तरह से समझ लो मेटल सरफेस वाला है जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज दे देंगे। आप इसको चार्ज दो, Q चार्ज दिए, तो ये जो मेटल सरफेस है ये कहाँ फैलने वाला है, सोचो। क्या ये अंदर में फैलेगा ना। चार्ज जो है, अब ये सिंस दिस इज अ मेटल तो इसमें चार्जेस कैन फ्लो, तो चार्ज हमेशा कहाँ फैलने की कोशिश करेगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, हमेशा इस तरह से फैल जाएगा। बोलो क्लियर है। ओके अब ध्यान से देखो, मैंने कह दिया कि इसका जो रेडियस है वो R1 है, इनर वाला रेडियस R1 है और आउटर वाला रेडियस कितना है दैट इज R2 है, ठीक है। ऑब्जर्व करते रहना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कैविटी के 3 तरह के पॉइंट्स आपको पूछा जाएगा, जैसे लेटस से A पॉइंट, लेटस से B पॉइंट एंड लेटस से C पॉइंट, ये 3 तरह के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा तो हमने ये चीज़ सीख लिया कि अगर हम इसको चार्ज देंगे कहाँ पर, सरफेस पे, तो अगर हम चार्ज दिए इस कंडक्टिंग कैविटी को तो ये चार्ज जो है वो अंदर में नहीं हो सकता है, ओनली ऑन द सरफेस है। तो ये पॉइंट को पहले लिख लो जल्दी से, ये कह दिया, ओके। व्हेन वी प्रोवाइड चार्ज टू द कंडक्टिंग कैविटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द आउटर रेडियस ओनली, इनर रेडियस में तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से समझो, तो ऐसा कैविटी बनाए या फिर आपको एक शेल दे दे, थिन शेल दे दे, उसके वजह से भी तो वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसा फैशनेबल फिगर लेने से बजाय मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास ये फिगर भी हो, सिर्फ और सिर्फ वही R2 रेडियस का, और चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ फैल जाए, सरफेस पे, R2 वाले रेडियस के सरफेस पे, तो भी ये बिल्कुल सेम फिगर है ना। A पॉइंट यहाँ पर होगा, B पॉइंट अगेन यहाँ पर होगा और C पॉइंट बाहर होगे। A पॉइंट कहाँ होगा दैट इज इनसाइड, B पॉइंट भी अंदर ही है और C पॉइंट अंदर में, बाहर में है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बता सकते हो। जल्दी से बताओ A B C पॉइंट पर कितना होगा। A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0,
बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अगेन इक्वल टू 0, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द स्मॉल आर डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का, इसके सेंटर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला स्फेयर, इसको आप पॉइंट चार्ज बना दो और यहां पर निकालना है। क्या समझ में आ रहा? एक्चुअली में क्वेश्चन ये दिया हुआ था, हमने इसको यहां पर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे फैला हुआ है, अंदर में तो फैला नहीं है, तो ये R1 रेडियस और R2 रेडियस का कोई काम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरह के फिगर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल ए पर कितना? हर जगह पर कांस्टेंट होता है, तो क्या लिखोगे? सेंटर पे जितना पोटेंशियल उतना ही के क्यू बाय R2 होना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही हर जगह पर होगा। ठीक, हॉलो के केस में तो यही होता है। अच्छा, बी पॉइंट पर कितना? वो भी उतना ही होगा, के क्यू बाय R2। और सी पॉइंट पर कितना? दैट इज पॉइंट चार्ज ले करके के क्यू बाय आर ले लो। दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है, ये तो बहुत आसान हो गया। अगर मान लो हम लोग इस कैविटी, ये वाला कैविटी के सेंटर पे चार्ज रख दें, तब क्या होगा? यही अगला टॉपिक है। ठीक है, अब बात करना है हमें, इफ वी प्लेस अ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टिंग कैविटी, कंडक्टिंग कैविटी के अंदर में चार्ज डाल दो। तो सबसे पहले कंडक्टिंग कैविटी बना लो, इस तरह का फिगर बना डालो जल्दी से। ठीक है, दिस इज अ कंडक्टिंग कैविटी, और इस कंडक्टिंग कैविटी के सेंटर पे हम लोग एक चार्ज रख देते हैं। यहाँ पर सेंटर पे चार्ज रख दिए। दिस इज आवर R1 रेडियस एंड दिस इज आवर R2 रेडियस। ठीक है, सेंटर पे हम लोगों ने चार्ज रख दिया, तो क्या होगा? जल्दी से सोचो। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है? ये एक मेटल है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। तो इस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस मेटल सरफेस में जितने सारे नेगेटिव होंगे सब अट्रैक्ट होगा इधर, और जितने पॉजिटिव होंगे सब रिपेल करेगा। रिपेल करके इस आउटर सरफेस में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होके इसके इनर सरफेस में फैल जाएगा। बोलो, ये समझ में आया आपको? ठीक है, इसके इनर सरफेस में आप नेगेटिव चार्ज फैला दो, ऐसा होना चाहिए। हर जगह पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो फिर से हमसे पूछा जाएगा कि, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब देखो ना, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टोटल 3 तरह के चार्ज हमको दिख रहा है। कौन कौन सा? एक यहाँ पर क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर एक थिन शेल बन गया, नेगेटिव चार्ज का एक थिन शेल बना है, और एक पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बना है थिन शेल का। बाकी ये इतना सा, ये सब क्या है? यहाँ पर चार्ज है? नहीं। यहाँ पर चार्ज है? नहीं। चार्ज कहाँ कहाँ है? यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, और एक यहाँ पर चार्ज है। तो टोटल 3 चार्जेस हैं। तो चार्ज का हमको एक क्लाउड दिख रहा है ना? तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के क्लाउड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं। फिर से बना रहा हूँ इसको, सिर्फ और सिर्फ ऐसा फिगर बना डालो। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में बात होगा। तो एक सेंटर पे हमें चार्ज दिख गया Q, और इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो गया इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे प्लस Q चार्ज होगा ना? जाहिर सी बात है, यहाँ पर Q रखे हो तो यहाँ पर उतना ही चार्ज आएगा, ताकि ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि आप अगर गॉसियन सरफेस मानोगे, देखो यहाँ पर अगर आपने गॉसियन सरफेस माना, तो नेट चार्ज इनसाइड द मेटल, ये मेटल बॉडी है ना? मेटल के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा? दैट इज -Q, तभी ना नेट चार्ज इक्वल टू 0 का, Q और -Q को। तो ये यहां पर -Q होना चाहिए। तो यहां पर हमने गॉसियन सरफेस मान के देख लिया। ठीक है, ओके। और जितना -Q अंदर आया है उतना ही +Q बाहर भी चला जाएगा। ये -Q अंदर आया तो +Q बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अभी भी इस पूरे बॉडीज में कितना चार्ज है? दैट इज Q ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का क्लाउड हो गया है, आपको ये समझना है, इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड हो गया। और इस फिगर को हम लोग ऐसा ट्रांसफर कर दिए। मैंने कह दिया कि अब ये जो है सॉलिड फिगर्स है ही नहीं, यहाँ पर मेटल है ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक थिन लेयर है चार्ज का, यहाँ पर एक थिन लेयर है चार्ज का, और यहाँ पर एक चार्ज का डॉट है। ठीक है,
अच्छा, और मैं ये नामकरण करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। इस वाले सरफेस को S1 सरफेस का नाम दिया, इस वाले सरफेस को S2 सरफेस का नाम दिया, ठीक, ताकि आपको पूछा जाएगा कि बताओ ए पॉइंट पर, ए पॉइंट कहाँ पर है, सबसे अंदर वाले, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और सी पॉइंट यहाँ पर है। इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो उसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लो जल्दी से, इस तरह का कोई टेबल, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या इस टेबल में लिखने वाले हैं। सबसे पहला हमें क्या निकालना है, ए और ए बी सी तीनों पॉइंट्स पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ठीक है। तो ये टेबल आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी देने वाला है। यहाँ पर लिख डालो ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, कुल मिला के ये वाला पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला 9 कॉलम होना चाहिए टोटल, ठीक है। जिसमें इधर में क्या कर दिया, ए बी सी रख दिया, और इधर में ऊपर वाले लाइन पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज ई ड्यू टू क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू कितना होगा ए बी सी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 सरफेस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 सरफेस कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, ठीक। फिर पोटेंशियल ड्यू टू Q, पोटेंशियल ड्यू टू S1 सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू S2 सरफेस एंड V नेट कितना होने वाला है। आप ये टेबल आप लोग को बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो ए बी सी पॉइंट्स पर या किसी ए पॉइंट पर बताना है Q के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस Q के वजह से यानी कि S1 सरफेस के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस S2 सरफेस के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी पर पॉइंट है। तो ये टेबल फटाक से जल्दी से भर के बताओ कितना होने वाला है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ए वाला पॉइंट हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक साथ हम भर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट ए पॉइंट, तो इसके लिए क्या है, ये आपको स्मॉल r डिस्टेंस लेना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस अपने को दिया हुआ था कितना, दैट इज़ R1 डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ था R2 डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। EQ कितना होने वाला है, दैट इज़ KQ/R², क्योंकि देखो ये पॉइंट सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से आपको बताना है इस पॉइंट पर, तो ये r डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है KQ/R², लिख दो यहाँ पर KQ/r का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद S1 सरफेस के वजह से, S1 सरफेस के वजह से ए पॉइंट पर बताना है, ये S1 सरफेस है, इस S1 सरफेस के वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। अब ये क्या है, एक तरह का शेल है, थिन शेल के वजह से, अब थिन चार्ज सेल है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर, 0 होता है, यहाँ पर 0 कर दो। फिर S2 सरफेस के वजह से ए पॉइंट पर बताना, ये S2 सरफेस पे चार्ज है और इसके वजह से ए पॉइंट पर बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर से अंदर वाला पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा थिन शेल की वजह से, तो ई नेट कितना आ गया, दैट इज ओनली KQ/R², ठीक है। फिर उसके बाद VQ बताना, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू Q एट ए पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू इस पॉइंट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R, फॉर्मूला पता है अपने को KQ/r। अच्छा, S1 सरफेस के वजह से ए पॉइंट पर, सर अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होता है, तो हम सेंटर वाले पॉइंट पर चले जाएंगे, या फिर आप बाहर निकल जाओ, बाहर इस पॉइंट को उठा करके आप सरफेस पे लेके आ जाओ। तो S1 सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है सरफेस पे, दैट इज KQ/R1 विथ अ नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है ना। अरे S1 सरफेस क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से सरफेस पर। अच्छा, S2 सरफेस की वजह से, तो S2 सरफेस अंदर वाले पॉइंट पर बताना है, कौन सा पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट को उठा करके आप कहाँ लेके चले जाओगे, सरफेस पे। जब भी आपको ये सरफेस थिन शेल के वजह से आपको अंदर पे पोटेंशियल बताना है, तो वो पॉइंट को उठा करके आप सरफेस पे लेके चले जाओ। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, दैट इज KQ/R2। तो नेट कितना हो गया, नेट हो गया, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो KQ कॉमन ले लेते हैं, 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, ये नेट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो बी पॉइंट पर बताना है Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी R डिस्टेंस है,
ये भी अभी भी आर इज वेरिएबल, आर इज फॉर एवरीवन, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी आर ही है, पॉइंट स्मॉल आर। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा S1 सरफेस पे बताओ, S1 सरफेस पे बी पॉइंट पर बताना है। तो सर ये जो स्फेरिकल शेल है उसके बाहर है, तो बाहर है तो इसको क्या करोगे, इसको पॉइंट चार्ज बना दोगे, बाहर वाले के लिए पॉइंट चार्ज बनाओ। तो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज हो गया, सेंटर पे रखा हुआ है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर, तो क्या लिखोगे, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा S2 वाले सरफेस, अब ये S2 वाला सरफेस तो यहाँ है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। आंसर कितना हो जाएगा टोटल, काटो देखो 0, ऑब्वियस सी बात है। बी पॉइंट देखो ना कहाँ पर है, बी पॉइंट सर अंदर में है, यहाँ पर है, देखो ना बी पॉइंट यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, नहीं, तो टोटल 0 होना भी चाहिए था। ओके, ये पता चल गया। अब क्या करेंगे, क्यू पॉइंट के वजह से ये वाला वी क्यू चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट पॉइंट बी, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, कितना लिखोगे, पॉइंट चार्ज की वजह से सिंपल के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ओके, फिर उसके बाद वी S1 सरफेस के वजह से बी पॉइंट पर बताना है, तो ये बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला सरफेस के लिए आप इसको तुरंत पॉइंट चार्ज बनाओ। पॉइंट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर। फिर उसके बाद S2 सरफेस के अंदर में बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर बताना है, तो बी पॉइंट को जैसे ही अंदर पॉइंट बताना है, अब उस पॉइंट को उठा करके कहाँ भेज दोगे, सरफेस पे भेज दो। सरफेस पे जैसे ही भेज दिए तो कितना हो गया, दैट इज के क्यू बाय आर टू। नेट पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाय आर टू। बोलो क्लियर है। किसके वजह से निकालना है, सी पर कॉन्सेंट्रेट करो, सी वाला पॉइंट क्यू चार्ज के वजह से, तो ये आर डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, फिर इस S1 सरफेस के वजह से, S1 सरफेस सी पॉइंट बाहर है, S1 सरफेस सी पॉइंट बाहर है, तो क्या करोगे, दैट इज के क्यू, पॉइंट चार्ज बना दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद S2 सरफेस फिर क्या है, सी पॉइंट बाहर है, तो S2 सरफेस के वजह से सी पॉइंट पर बताना है, तो पॉइंट, इसको भी पॉइंट चार्ज बना देंगे, पॉइंट चार्ज बनाएंगे, सेंटर पे रख देंगे, तो फिर से ये आर डिस्टेंस है, तो लिखोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से कैंसिल आउट हो गया, अब सिर्फ बचा इसके वजह से, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द नेट पोटेंशियल, तो आपको पहले क्यू की वजह से, तो इसके वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल, दैट इज के क्यू बाय आर। ये पॉइंट चार्ज के वजह से यहाँ पर निकाला, फिर इसके वजह से S1 के वजह से इस यहाँ पर, तो फिर से इसको पॉइंट चार्ज बनाओ, तो ये हो गया माइनस के क्यू बाय आर। फिर उसके बाद S2 के वजह से सी पॉइंट पर, फिर से ये बाहर वाला पॉइंट है, तो इस सरफेस को आप तुरंत पॉइंट चार्ज स्क्वीज करके पॉइंट चार्ज बना दो, तो ये हो गया माइनस के क्यू बाय आर। ठीक है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर ये और ये कट गया, और आंसर इसकी वजह से हो जाएगा, दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर। बोलो समझ में आया ये आपको टेबल, आई थिंक। तो आपसे कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि क्यू के वजह से बताओ, या S1 की वजह से बताओ, S2 की वजह से बताओ, आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि हाँ भाई बी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, बी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना, इस यहाँ पर अगर कैविटी में चार्ज रख दिए तो हमने किया क्या, यहाँ पर कैविटी में चार्ज रखने की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू फैल गया और यहाँ पर प्लस क्यू फैल गया, तो 3 कन्फिग्रेशन आ गया, एक पॉइंट चार्ज आ गया, एक थिन शेल आ गया, एक और थिन शेल आ गया, ये माइनस क्यू वाले और ये प्लस क्यू वाले, तो तीनों के वजह से हम लोग पोटेंशियल इस पॉइंट पर ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐड कर रहे हैं, इस पॉइंट पर भी निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर भी निकाल रहे हैं। बोलो समझ में आया। ठीक है, आप अगला सवाल ट्राई करो, इसी तरह का सवाल है, अब फटाक से सॉल्व करके बताना कितना होने वाला आंसर। जल्दी से ये वाला सवाल अटेम्प्ट करो। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टिंग कैविटी ले लिया है, दिस इज अ कंडक्टर, जिसके सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया है, इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस 4r, ये एम्प्टी स्पेस है, ये मेटल बॉडी है, और इसको ऊपर से मैंने 4q चार्ज डाल दिया है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू, मतलब रेडियस इज इक्वल टू r/2, मतलब ये r है तो r/2 यहाँ वाला होगा सेंटर वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और 3r कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, ये 4r है तो 4r से थोड़ा कम, तो 3r यहाँ पर होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है आपको, पोटेंशियल एट r/3 पर
और 5r पे, 5r मतलब बाहर वाले पॉइंट पर। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कितना होने वाला है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मैंने Q चार्ज रख दिया है, तो ये मेटल बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो अट्रैक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q होने की वजह से इसके चारों तरफ -Q का एक लेयर हो जाएगा और +Q बाहर की तरफ भाग जाएगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर -Q आना चाहिए इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे 4Q हम डाले हैं और Q आ गया है, तो 5Q आ गया। सोचो, आउटर वाले सरफेस पे 5Q और इनर वाले सरफेस पे -Q। अब हम लोगों को इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कौन कौन सा 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइंट चार्ज, एक हॉलो स्फेयर बोल सकते हो, हॉलो स्फेयर जिसमें -Q है, और एक और हॉलो स्फेयर जिसके वजह से थिन हॉलो शेल ऑफ 5Q। ठीक है, चलो इसके वजह से अटेम्प्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 डिस्टेंस पर, r/2 डिस्टेंस, तो यहाँ पर होगा r/2, यही ना, यहाँ पर होना चाहिए r/2। r/2 अगर यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा सर, अंदर में है, अंदर में किसके किसके वजह से, एक तो पॉइंट Q चार्ज की वजह से होगा, पॉइंट Q चार्ज की वजह से KQ/r का होल स्क्वायर, दैट इज r/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके वजह से कितना होगा सर, इनर वाले स्फेयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इस वाले स्फेयर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, -Q की वजह से 0, 5Q की वजह से 0, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर होगा, ये लिख दिया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3r, ठीक है, ये चाहिए। तो 3r पर कितना होने वाला है, किसके किसके वजह से होगा, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, कहाँ पर, 3r यहाँ पर है ना, और यू कैन से यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ आवर A, यहाँ पर B मार्क कर देते हैं जो कि 3r डिस्टेंस पर है, B, ये B पॉइंट है, ठीक। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 3r वाले डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना, अरे ये तो मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, आंसर 0 बोल दे क्या, सोचो तो, ठीक है। आप अगर चेक करना चाहते हो सबके वजह से तो कर भी लो। देखो E एट 3r विल बी इक्वल टू, पॉइंट चार्ज की वजह से होगा KQ/3r का होल स्क्वायर, ठीक है, और इस वाले के वजह से कितना होगा, -Q की वजह से, सर B पॉइंट जो है -Q के बाहर लाई करता है, तो इसको भी पॉइंट चार्ज बना दें, पॉइंट चार्ज बना दो, तो ये हो जाएगा -KQ/3r का होल स्क्वायर। और इसके वजह से अंदर में, इसके वजह से अंदर में कितना अलाई करेगा, 5Q की वजह से अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो ये कुल मिला के 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ r/3, वो कितना होगा, r/3 A पॉइंट ही मान लो, है ना, जो r/3 डिस्टेंस पर है, तो इसके वजह से और इसके वजह से, तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना, दैट इज KQ/r/3 प्लस, अब इसके वजह से हर जगह पर क्या होता है, अंदर में कहीं पर भी हर जगह पर पोटेंशियल सेम है, तो इस A पॉइंट को उठा करके कहाँ लेके चले जाओगे, सरफेस पे हमेशा, ठीक है। तो सरफेस पे लेके गए तो हमें पोटेंशियल मिल गया, दैट इज K-Q/r, ये मिल गया, सरफेस पे लेके चले गए तो, और 5Q के वजह से अपने को चाहिए A पॉइंट पर, तो 5Q, तो A पॉइंट को उठा करके कहाँ लेके चले जाएंगे, सरफेस पे, ठीक है। अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, हर जगह पर पोटेंशियल सेम है, तो कौन सा पॉइंट पर निकालना आसान होगा, तो इस A पॉइंट को उठा करके आप कहाँ लेके चले जाओ, सरफेस पे। सरफेस पे होता है कितना, +K5Q/4r, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आने वाला है 13KQ/4r, बोलो क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको निकालना है पोटेंशियल एट 5r, 5r के वजह से, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर है, कहाँ पर, C पॉइंट मान लेते हैं जो कि बाहर वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पे निकालना है, दिस इज आवर C पॉइंट, ओके। तो C पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से 5r डिस्टेंस पर, सिंपल पॉइंट चार्ज है तो KQ/5r। अच्छा, फिर उसके बाद -Q शेल के वजह से आउटसाइड वाले पॉइंट पर, आउटसाइड वाला पॉइंट पर, तो इसको स्क्वीज करके पॉइंट चार्ज बना दो, तो -KQ/5r, फिर प्लस, फिर इस 5Q के वजह से,
5Q की वजह से आउटसाइड वाले पॉइंट पर क्या करोगे, फिर से इसको आउटसाइड पॉइंट स्क्वीज करके पॉइंट चार्ज बना दो, तो 5Q एक पॉइंट चार्ज हो गया, तो K 5Q डिवाइडेड बाय 5R इज इक्वल टू ये और ये काटा, तो ये और ये काटा, तो KQ बाय R इसका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर हो गया ये? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जल्दी से हेडिंग डालो, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक कैविटी बना लेते हैं, नाम से पता चल रहा है शील्डिंग होता होगा कुछ तो भी, है ना। तो एक कंडक्टिंग कैविटी बना लो, ये रहा कंडक्टिंग कैविटी। ठीक है, और इस कंडक्टिंग कैविटी के सेंटर पे एक चार्ज रख देते हैं। कितना चार्ज? दैट इज कैपिटल Q चार्ज रख दिए। ठीक है, और आप इनर रेडियस इसका फिर से R1 मान सकते हो और आउटर रेडियस फिर से इसका R2 मान सकते हो। ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पर रख देते हैं आउटसाइड, यहाँ पर, दैट इज स्मॉल Q चार्ज हम यहाँ पर डाल दिए एट पॉइंट C। ठीक है, ओके। अब बताओ कि क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन। अगर आप ये पॉइंट चार्ज को देखो तो जैसे ही इसके सेंटर पे रख दिए तो क्या होगा, ये मेटल बॉडी है तो यहाँ पर चार्जेस अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज का एक स्फेरिकल का क्लाउड बन जाएगा, स्फेरिकल रीजन में बना दो, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -Q आएगा, नेगेटिव। और एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेरिकल क्लाउड बन जाएगा आउटसाइड में, दैट इज +Q। ओके, ये हमारा हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, ऑब्जर्व करना। कहना ये चाह रहा हूं कि एट पॉइंट C, यहां पर एट पॉइंट C इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके किसके वजह से होगा, जरा बताओ, सोच के देखो तो। इस पॉइंट चार्ज के वजह से होगा कुछ, कितना होगा? दैट इज KQ बाय स्मॉल r, ये स्मॉल r डिस्टेंस है। ठीक, फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा? अगेन -KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, है ना। तो इसके वजह से जितना हुआ उतना ही इसके वजह से भी हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, तो कट जाएगा। और इसके वजह से कुछ होगा, कितना होगा? अगेन पॉइंट चार्ज मान लो, तो +KQ बाय r स्क्वायर। ठीक, अब ऑब्जर्व करो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट चार्ज स्मॉल q पर इफेक्ट जो है वो किसके किसके वजह से हुआ? इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ और इसके वजह से हुआ। लेकिन ये वाला +Q और ये वाला -Q आपस में कैंसल आउट हो गया, इन दोनों का इफेक्ट कैंसल आउट हो गया। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस बाहर वाले चार्ज के वजह से ही लग रहा है। सोच के देखो, अगर आप मान लो यहां पर Q के बदले 2Q भी ले लो, Q के बदले 2Q भी ले लो, तब भी ये यहां पर 2Q होगा, यहां पर भी -2Q होगा, दोनों का इफेक्ट यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस Q एंड -Q, अगर यहां पर आपने एक चार्ज रख दिया है कैविटी के अंदर, कहीं पर भी रख दो, सेंटर पे नहीं बोल रहा हूं, कहीं पर भी रख दो, तो ये वाला जो चार्ज है वो इस पॉइंट चार्ज स्मॉल Q पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये स्मॉल Q भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा? तो एक तरह से ये नहीं हो गया कि ये जो अंदर में आप कैविटी के अंदर में अगर आप कोई चार्ज रख देते हो तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह से प्रोटेक्टेड है। बाहर कहीं पर भी आप चार्ज रख दो तो अंदर कैविटी पे कोई असर नहीं दिखा सकता है। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अच्छा, तो मैं बस नामकरण के लिए, इसको थ्योरी में एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक सरफेस का नाम दे देता हूँ S1 सरफेस, जो अंदर वाला है, और बाहर वाला सरफेस का नाम S2 सरफेस दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर थ्योरी आप कैसे लिखोगे, लिख डालो। दिस इज द थ्योरी कि वी कैन ऑब्जर्व दैट पॉइंट चार्ज Q एंड S1, पॉइंट चार्ज Q एंड S1 हैज नो इफेक्ट आउटसाइड रेडियस R1, R1 के बाहर कोई इफेक्ट नहीं ला पा रहा है। ठीक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ओनली S2 सरफेस, ये S2 सरफेस के वजह से ही आ रहा है, नॉट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, कैपिटल चार्ज Q एंड S1 और चार्ज के वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। ठीक, इट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट स्मॉल Q चार्ज हैज़ नो इफेक्ट ऑन S1 एंड Q, ये स्मॉल Q चार्ज इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं ला सकता, क्योंकि ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं ला रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार।
हेंस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि अगर आप कैविटी के अंदर, मेटल कैविटी के अंदर आप कोई भी चार्ज रख दो, कहीं पर भी रख दो, तो वो एक तरह से प्रोटेक्टेड बिहेव करेगा। आउटसाइड की दुनिया में उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये चार्ज ना इधर इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, हर जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। बोलो क्लियर है? चलो ये हो गया हमारा, हम देख लिए कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नोट डाउन कर लो जल्दी से। अगला एक सवाल करने वाले हैं, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो ये सवाल को। यहाँ पर मैंने दो कंडक्टिंग कैविटी ले लिया है, दोनों के कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया है। यहाँ पर क्यू चार्ज जो है इसके सेंटर पे रखा है, और यहाँ पर क्यू चार्ज इसके सेंटर से थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके रखा है, और दोनों ये मेटल बॉडी है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने हैं। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा? अटेम्प्ट करो फटाक से। अटेम्प्ट हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कैसा सॉल्यूशन होगा। अच्छा यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर अगर हम पॉइंट चार्ज क्यू सेंटर पे रखेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज का क्लाउड अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड यहाँ पर दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना डालो, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि सरफेस यहाँ का यूनिफॉर्मली है ना। और फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा, वो भी यूनिफॉर्म होगा, सोचो, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? अब सिंस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से ये पॉइंट चार्ज सब के सब यूनिफॉर्मली इस तरह से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, और यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? ना, मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? पहले अंदर में बनाओ, ऐसा चारों तरफ बना डालो, रेडियली आउटवर्ड, यूनिफॉर्म बनाना है, एकदम स्ट्रेट लाइन। बस बन गया, हो गया, इस तरह से बना डालो, सिंपल। अंदर में भी इस तरह से एरो डाल दो। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड एंड आउटसाइड। हो गया। चलिए अब हम दूसरे वाले फिगर के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ना चार्ज को सेंटर पे ना रख करके थोड़ा सा इधर खिसका दिया है। तो इसके वजह से क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आप अगर नेगेटिव चार्ज को इसके पास लेके आओगे तो अब यहाँ पर इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज तो आएगा लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आपका चार्ज जो है इसके पास अगर आप चार्ज डेंसिटी देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पास है, ऑब्वियसली पास है। जो जितना पास होगा तो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर में थोड़ा सा कम होगा। चार्ज डेंसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसको हम कह दिए कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का क्लाउड एकदम क्लोज होगा, बहुत ही क्लोज होगा नेगेटिव चार्ज, और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज का क्लाउड थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज का क्लाउड कम होगा और राइट साइड में नेगेटिव चार्ज का क्लाउड ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज बाहर में, आप कैविटी के अंदर में चार्ज रखते हो तो बाहर में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जब दूर भागने की कोशिश किया है ना, तो दूर भागने की कोशिश किया तो चार्ज बाहर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये याद रखना आपको। बाहर में चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाहर में नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। अंदर में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्योंकि इसके वजह से, अब ये चार्ज आप कहीं पर भी रख दो तो उसके हिसाब से अंदर में चार्ज हो गया। अब गॉस लॉ यहाँ पर जब आप लगाओगे, गॉसियन सरफेस मानोगे, तो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। तो बाहर वाले चार्ज को अंदर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के वजह से ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड है ना। ठीक है, तो कह सकता हूं कि फील्ड जो है बाहर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बना दो इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड। ऐसा सब स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, कर्व नहीं होगा, ये थोड़ा सा कर्व हो गया है तो इसको डिलीट कर दे रहा हूं। सेंटर से निकलता हुआ, ठीक है।
और अंदर में कैसे होगा, अंदर में इस तरह का कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इस तरह से कर्व होगा। ऐसा होगा, सब बाहर की तरफ निकलेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बना डाले आप लोग, वेरी गुड। हम लोग ये इतना दूर तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से देखना क्या है। अगला सवाल मेरे पास 3 फिर से हम कंडक्टिंग कैविटीज़ ले लिए हैं। आपको डिसाइड करना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वेदर यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा। सभी के ये पूरा मेटल बॉडी है, अंदर में कैविटी है, तो कैविटी के अंदर में अगर मैंने चार्ज रख दिया तीनों जगह पर, तो किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म के लिए आपको सरफेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला सवाल में क्या होगा, अगर आप सेंटर पे चार्ज रख दिए हो तो इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड आएगा, यूनिफॉर्म होगा, माइनस क्यू जो कि यूनिफॉर्म बोल सकते हो, दिस इज यूनिफॉर्म। और सिंस ये यहाँ पर सरफेस ही नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कह दिया। और वो भी कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लस क्यू का चार्ज आ जाएगा। और आप ये चीज़ जानते हो कि चार्ज डेंसिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा उसमें चार्ज डेंसिटी कम है ना। तो यहाँ जाहिर सी बात है, देखो जैसे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, फिर दूसरा वाला सवाल में चार्ज यहाँ पर सेंटर में रखा हुआ है और इस पे स्फेरिकल जो सरफेस बनेगा ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, दिख रहा है इस तरह से। तो आपको चार्ज डेंसिटी यहाँ पर माइनस क्यू तो आएगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाहर में भी प्लस क्यू चार्ज चला जाएगा लेकिन यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म और ये भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके अच्छा, थर्ड वाला केस में फिर से यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म होगा और ये वाला जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। बस सिंपल सा चीज़ था। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज बोल देते हैं, अगर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता, प्लस क्यू चार्ज आता और यहाँ पर फिर से माइनस क्यू चार्ज आ जाता। सिंपल सा चीज़ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं फटाक से। ये वाला मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टिंग कैविटी ले लिया जहाँ पर 2 कैविटी है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसका रेडियस सी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक कैविटी है जिसका रेडियस ए है, इसके अंदर एक और कैविटी है जिसका रेडियस बी है। ए वाले सेंटर के बीच में सेंटर पे Q1 चार्ज रख दिया और इसके सेंटर पे Q2 चार्ज रख दिया। पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने 3 जगह पर, P, R एंड S। R is at a distance of R1 from Q1 and S is at a distance of R2 from Q2। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताना है किस पॉइंट्स पर, P, R एंड S पर। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कितना होने वाला है। आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहला हम लोग निकालने वाले हैं कौन से पॉइंट पर, दैट इज़ P पॉइंट पर। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना चाहिए, हर जगह पर कौन कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर Q चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो इसके चारों तरफ कौन सा क्लाउड होगा, बोलो, माइनस Q1 का चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पर माइनस Q1 का चार्ज क्लाउड बना दो, नेगेटिव चार्ज हर जगह पर, ऐसा अंदर में डिलीट कर दो। ठीक है, और यहां पर भी देखो ध्यान से कि यहां पर Q2 चार्ज है इसके सेंटर पे, तो यहां पर भी माइनस Q2 का चार्ज क्लाउड होना चाहिए चारों तरफ, माइनस Q2, और बाहर में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, कितना चार्ज होगा, Q1 भी बाहर आएगा और प्लस Q2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, ये P पॉइंट पर किसके किसके वजह से होगा, सोचो,
क्या अंदर वाले चार्जेस की वजह से हो सकता है क्या? Q1 और माइनस Q1, ये माइनस Q1 की वजह से हो सकता है क्या? ना। अच्छा, ये वाले की वजह से हो सकता है क्या? Q2 और माइनस Q2 की वजह से? ना। अरे बाहर तो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से ये चार्ज और ये चार्ज बाहर में इसके चारों तरफ बाहर में कोई इफेक्ट नहीं ला सकता ये दोनों चार्ज मिल करके, और ये भी कोई इफेक्ट नहीं ला सकता। तो पी पॉइंट पर किसके वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ Q1 प्लस Q2 के वजह से, ये जो सरफेस पर है। तो कितना होगा? दैट इज K Q1 प्लस Q2 बाय C का स्क्वायर। ये मिल गया आपको? वेरी गुड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पोटेंशियल भी ढूंढ लो। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर पोटेंशियल फिर से K1 और Q1 और Q2 की वजह से, तो K Q1 प्लस Q2 बाय C, यही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पॉइंट पर देखते हैं। आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसके वजह से तो कुछ नहीं हो सकता है, माइनस Q1 जो क्लाउड है उसके अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। इसके वजह से हो सकता है क्या? ना, ये भी अंदर में है, अंदर में नहीं हो सकता। और इन दोनों के वजह से Q2 और माइनस Q2 के वजह से इधर नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ आर पॉइंट पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली Q1 इज रिस्पॉन्सिबल। लिख दो, Q1 की वजह से कितना होगा? माइनस नहीं, पॉजिटिव है ना, तो K Q1 बाय स्मॉल r का होल स्क्वायर। स्मॉल r कितना है? दैट इज R1 का होल स्क्वायर। कहानी खत्म। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पोटेंशियल एट आर पॉइंट, पोटेंशियल निकालना है तो किसके किसके वजह से होगा? सबके वजह से करते हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से, पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से, दैट इज K Q1 बाय R1, इतना डिस्टेंस पर है। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस Q1 की वजह से चाहिए, तो माइनस Q1 की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर है। पोटेंशियल जब चाहिए तो आपको अंदर वाले पॉइंट पर उस पॉइंट को उठा करके सरफेस पे लेके चले जाओ, उस पॉइंट को उठा के सरफेस पे लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस K Q1 बाय A रेडियस का है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करके देख लो, या फिर आप कह सकते हो कि इसके वजह से जितना यहाँ पर होगा उतना ही इसके वजह से होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे। ये Q2 और माइनस Q2 इस R पॉइंट पर कैंसिल आउट कर लेगा। अच्छा, लेकिन इसके वजह से होगा क्या? हाँ होगा, इस स्फेयर के वजह से अंदर वाले पॉइंट पर, तो ये R पॉइंट को उठा करके आप कहाँ लेके चले जाओ? सरफेस पे लेके चले जाओ, तो हो जाएगा। तो प्लस K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C, ये होना चाहिए पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा पॉइंट पर चाहिए? S पॉइंट पर चाहिए। S पॉइंट पर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा? जल्दी सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड S पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से, अरे जैसे ये R पॉइंट का निकाले वैसे ही तो S पॉइंट का भी निकालो, एकदम सेम है, जैसा ये फॉर्मूला है वैसा ही ये फॉर्मूला होगा। तो क्या लिखोगे? दैट इज K Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एट S पॉइंट, जैसे यहाँ पर R का निकाले थे वैसे ही S का निकाल दो, सेम फॉर्मूला के अनुसार। दैट इज K Q2 बाय R2, पॉइंट चार्ज की वजह से पहला Q पॉजिटिव Q चार्ज, फिर उसके बाद माइनस Q चार्ज है, उसके अंदर पे चाहिए S पॉइंट अंदर में है, तो इसको उठा करके हम सरफेस पे लेके चले जाएंगे। पोटेंशियल जब भी निकालना है अंदर वाले पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को उठा करके सरफेस पे लेके चले जाओ, तो आपको मिलेगा माइनस K Q बाय B। फिर अंदर वाला ये वाला इसके वजह से कर लो यहाँ पर, क्योंकि इसके वजह से पॉइंट चार्ज और माइनस Q1 दोनों की वजह से नहीं होने वाला है, तो प्लस हो गया K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C, क्योंकि हम लोग ये S पॉइंट को उठा करके कहाँ लेके चले गए? सरफेस पे लेके चले गए। ठीक है, आई होप आपका ये आंसर मैच किया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। डाल दो हेडिंग जल्दी से, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने 3 शेल ले लिए हैं, R रेडियस का, 2R रेडियस का और 4R रेडियस का। 3 तरह का शेल ले लिया। चार्ज कहाँ कहाँ रखा है? सेंटर पे मैंने Q चार्ज रख दिया, इस वाले सेल को मैंने 2Q चार्ज दिया है, इस वाले शेल को -4Q चार्ज और इस वाले शेल को 6Q चार्ज लिया है। देखो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, मेटल पार्ट कहीं पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये थिन शेल्स है। हेडिंग ही है कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ईच शेल्स। टोटल 3 शेल है,
इसके अंदर पे और इसके बाहर पे आपको शेल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कुल मिला के 6 सरफेस हो जाएंगे, 6 के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, पहला चीज। दूसरा चीज आपको बताना है ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, वी बी माइनस वी ए। करो जल्दी से अटेम्प्ट, अच्छा सवाल है, कर लिया अटेम्प्ट। चलो अब देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात अपने को कहना है कि ये वाला जो आर वाला जो रेडियस है, इसके अंदर पे चार्ज कितना, बाहर में चार्ज कितना, बताओ। तो अंदर में चार्ज आप कह सकते हो ना, सिंस सेंटर पे क्यू चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है माइनस क्यू अट्रैक्ट होके हो जाएगा, तो यहाँ पर डाल दो कितना, माइनस क्यू, ठीक है। और बाहर में कितना होगा, अब माइनस क्यू अंदर गया है तो प्लस क्यू बाहर जाएगा, क्योंकि सिंस ये शेल जो है वो न्यूट्रल है ना, तो माइनस क्यू अंदर है तो प्लस क्यू बाहर जाएगा, प्लस और 2q आपने डाल दिया तो टोटल बाहर में कितना जाने वाला है, दैट इज 3q, प्लस 3q चला जाएगा। अब अगर 3q इधर गया है, इसके सरफेस पे 3q है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर माइनस 3q अट्रैक्ट होगा, है ना, यहाँ से इस शेल से माइनस 3q इधर अट्रैक्ट होगा, प्लस 3q बाहर चला जाएगा, तो भेज दो, माइनस 3q अट्रैक्ट हो गया अंदर पे, और बाहर में कितना जाएगा, प्लस 3q जाएगा, और आपने माइनस 4q और डाल दिया है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना होगा, दैट इज माइनस q हो जाएगा, ठीक है, सोच लो नेट चार्ज, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टोटल चार्ज अगर आपने माइनस क्यू यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, प्लस क्यू लिख दो, दैट इज प्लस क्यू यहाँ पर हो जाएगा, और बाहर में कितना जाएगा, बाहर में भी प्लस क्यू जाएगा, प्लस क्यू सॉरी बाहर में जाएगा माइनस क्यू यहाँ पर जाएगा, और 6q आपने और एडिशन डाल दिया था, तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5q, ठीक है। बोलो, तो चेक करने के लिए कुल मिला के देखो, इस वाले शेल पे आपने 6q चार्ज दिया तो 6q है, इस वाले 2r वाले रेडियस पे आपने चार्ज दिया था कितना, माइनस 4q है, इस वाले पे 2q चार्ज दिया था, यहाँ पे भी देखो 2q चार्ज है, और अंदर में q चार्ज है, ठीक है। तो ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखा, माइनस प्लस करके हम लोग कर रहे हैं, बोलो क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद अब अपने को बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे, वी बी कितना होने वाला है, वी बी किसके किसके वजह से होगा, टोटल मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 4 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन सा, एक q है, एक 2q है, एक माइनस 4q है, एक 6q है, टोटल कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, q। अब इसको अलग अलग मत करो, क्योंकि ये देखो माइनस क्यू और 3q दोनों का रेडियस जो है वो r ही है, तो आप इसको अलग अलग मत करो, आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर माइनस प्लस 2q है, तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर q है, यहाँ पर 2q है, यहाँ पर माइनस 4q है, यहाँ पर 6q है। इस चारों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, कितना हो जाएगा पोटेंशियल, बोलो, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस हो गया 2r का होल स्क्वायर, 2r ओनली, स्मॉल स्क्वायर नहीं। फिर उसके बाद 2q चार्ज की वजह से, ये वाले चार्ज की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर इस शेल की वजह से, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज बनाएंगे, पॉइंट चार्ज बना दो, तो ये हो गया प्लस के 2q बाई 2r। फिर माइनस 4q की वजह से सरफेस पे ही चाहिए, तो फिर से माइनस के 4q बाय 2r। फिर उसके बाद इस 6q की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर चाहिए, तो अंदर वाला पॉइंट पर पोटेंशियल जब निकालना है तो उस पॉइंट को उठा के कहाँ भेज देते हैं हम लोग, सरफेस पे भेज देते हैं, सरफेस पे भेज दो, कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस के 6q बाय 4r। बोलो क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। फिर ए पॉइंट पर जल्दी से निकालते हैं, ए पॉइंट पर निकालने बैठे तो किसके किसके वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से सबसे पहला, दैट इज के क्यू बाय स्मॉल आर, प्लस 2q चार्ज की वजह से, ये 2q चार्ज की वजह से सरफेस पे ही निकालना है अपने को पोटेंशियल, तो के 2q बाय कैपिटल आर। फिर इस माइनस 4q के वजह से कहाँ पर चाहिए, अंदर पे चाहिए, तो आप अंदर वाले पॉइंट को उठा करके कहाँ लेके चले जाओगे, इसके सरफेस पे, तो ये हो जाएगा माइनस
K4Q/2R। फिर उसके बाद इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहाँ पे निकालना है, ए पॉइंट पर निकालना है। तो ए पॉइंट को उठा करके हम उसके सरफेस पे भेज देते हैं, तो प्लस K6Q/4R। ठीक है, बस यही है। अब इसका VA का वैल्यू जितना भी आया, VB का वैल्यू जितना भी आया, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दैट इज द आंसर। बस यही करना था अपने को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक पे ध्यान देते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टिंग मटेरियल्स। यहाँ पर एक कंडक्टिंग बॉडी है, यहाँ पर एक कंडक्टिंग बॉडी है, दोनों का अलग अलग रेडियस है R और 4R, और ये दोनों बहुत ही इनफाइनाइटली दूर डिस्टेंस पर है। इन दोनों को हम लोग एक लॉन्ग कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस पे जो चार्ज Q था और इस पे जो चार्ज Q था, अब यहाँ पर चार्जेस ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो इधर से इधर या तो इधर से इधर। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द कंडक्टर्स। ठीक है, लॉजिक क्या कहता है ध्यान से देखना। जब आप इसको इधर से इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर जो चार्ज Q है वो R डिस्टेंस में फैला हुआ है, यानी कि इसका जो रेडियस है, सरफेस है, वो 4πr² में फैला हुआ है चारों तरफ, और ये जो फैला हुआ है वो Q फैला हुआ है 4π4r का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें चार्ज डेंसिटी कम है, तो चार्जेस फ्लो होगा, इधर से इधर फ्लो होगा। अच्छा, तो अब चार्जेस जो फ्लो होगा कब तक फ्लो होता रहेगा, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि इस स्फेयर का पोटेंशियल ज़्यादा है, इस स्फेयर का पोटेंशियल कम है, तो चार्जेस फ्लो जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से फ्लो होगा। आपको सीधा से याद रखना है। तो चार्ज फ्लो होना बंद तब हो जाएगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ Q चार्ज फ्लो कर गया। कितना फ्लो कर गया? Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज फ्लो कर गया। तो इसमें जो चार्ज बचेगा, कितना बचेगा? यहाँ पर Q माइनस Q हो जाएगा और यहाँ पर Q प्लस Q हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन, V1 विल बी इक्वल टू V2 होगा। दोनों बॉडी के पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो पहले वाले बॉडी का पोटेंशियल कितना होगा? KQ माइनस Q बाय कैपिटल R मस्ट बी इक्वल टू KQ प्लस Q डिवाइडेड बाय 4R। बोलो हो गया? तो R और R काट दिया, K और K काट दिया, यहाँ से हो गया 4Q माइनस 4Q इज इक्वल टू Q प्लस Q, तो 3Q इज इक्वल टू 5Q आ रहा है। तो स्मॉल q इज इक्वल टू 3Q बाय 5 है। यह आया आपका आंसर 3Q बाय 5। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर यहाँ से 3Q बाय 5 आ गया तो बचा कितना? इस वाले बॉडी पर चार्ज बचेगा 2Q बाय 5 और इस वाले पे कितना चार्ज आ जाएगा? 8Q बाय 5। बोलो क्लियर है? यही ना क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज फाइंड आउट द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द कंडक्टर। ठीक है, बस आप इसमें एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लो। क्या लिखना है? कि चार्जेस विल फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज मस्ट बी इक्वल। ठीक है, चार्जेस विल फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज मस्ट बी इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये वाला सवाल करो। ये वाला क्या है कि यहाँ पर एक शेल ले लिए हैं, उसके अंदर एक और शेल ले लिए हैं, दो कंडक्टिंग शेल्स हैं। ठीक, ये R रेडियस का और ये 2R रेडियस का। इसको चार्ज दे दिए Q, इसको चार्ज दे दिए -3Q। ठीक है, फिर कहा गया कि अब हम इनर वाले सरफेस को मार्किंग कर लो। ये A वाला सरफेस है और ये B वाला सरफेस है। ठीक है, तो A और B को हम लोग जब कनेक्ट कर देंगे, ये स्विच को क्लोज कर देंगे, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा या कितना चार्ज होगा बोथ द शेल्स पे बताना है आपको। जल्दी से सोच के बताओ। सोच लिए? चलो, जब हम इस स्विच को क्लोज किया, इस तरह से क्लोज कर दिया, तो लेट अस एज्यूम कि Q चार्ज या X चार्ज वापस से फ्लो कर गया। ठीक है, मान लो कि X चार्ज जो है इधर से इधर बाहर फ्लो कर गया, तो जाहिर सी बात है इसमें जो चार्ज बचेगा Q माइनस X होगा और इसमें जो चार्ज हो जाएगा वो Q माइनस 3Q प्लस X होगा। और हम कह सकते हैं कि अंदर वाला पोटेंशियल और बाहर वाला पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। अब A पॉइंट पर जब आपको पोटेंशियल लिखना है, ये A पॉइंट है,
है ना। ए पॉइंट पर जब आपको पोटेंशियल लिखना है तो किसके वजह से लिखोगे? टोटल दो तरह के चार्जेस है, Q माइनस एक्स है और माइनस 3Q प्लस एक्स है। इन दोनों के वजह से ए पॉइंट पर लिखना है। ये ए पॉइंट है यहाँ पर, तो अंदर पे तो पहले तो खुद के चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, KQ माइनस एक्स बाय रेडियस आर, प्लस ये वाला इस वाले के वजह से अंदर पे हमको पोटेंशियल लिखना है ए पॉइंट पर, तो इसके वजह से अंदर वाला पॉइंट है तो उस पॉइंट को उठा करके हम सरफेस पे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस 3Q प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2R मस्ट बी इक्वल टू बी पॉइंट का पोटेंशियल। अरे ये चीज़ तो आप पहले भी सीख चुके थे ना, हम कराए भी थे। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल इसके वजह से, इस चार्ज के वजह से और खुद के चार्ज के वजह से करो तो के, पहले तो हम इस चार्ज के वजह से करना चाहते हैं, है ना, ये बी पॉइंट पर। तो ये बाहर वाला पॉइंट है, तो बाहर वाला पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट चार्ज बना दो। तो पॉइंट चार्ज बनाए तो KQ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2R प्लस खुद के चार्ज की वजह से, बी पॉइंट पर खुद के चार्ज की वजह से K माइनस 3Q प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2R। बस इसको सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये और ये कटेगा, ठीक है, और यहाँ से के कटा, आर कटा, ठीक। 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस एक्स इज इक्वल टू Q माइनस एक्स। अरे इसको उड़ा मत देना, इसको उड़ा दोगे तब फिर कैसे होगा? ये चीज़ हो सकता है क्या? ये चीज़ तभी हो पाएगा, तो x की वैल्यू अपने को निकालना ना, x की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर Q माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू Q हो गई। इसका मतलब कि अंदर से सारा चार्ज बाहर निकल गया। यहाँ पर Q था और ये Q बाहर निकल गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल फिर से ट्राई करो, इसी तरह का सवाल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 शेल के बदले 3 शेल ले लेते हैं। देखो कौन सा सवाल है, ये रहा आपके सामने 3 शेल वाला। यहाँ पर Q है, यहाँ पर माइनस 2Q है, यहाँ पर 5Q है और इसका R 2R 3R। अब हम लोग A B C 3 शेल ले लिए, A को कनेक्ट कर दिए C के साथ, इस तरह से जम करके किया गया, यानी कि B के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। A is connected with C. So find out the final charges on each surface of the spherical shell when A is connected to C. A, B, C के तीनों के अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये तीनों शेल पे आपको फाइनल चार्ज बताना है जब A और C को कनेक्ट कर देंगे। जल्दी से सोच के बताओ। सोच लिया आपने? चलो सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो तो अगर मैंने A और C को कनेक्ट कर दिया है, A और C को अगर कनेक्ट किया है तो चार्ज यहाँ से फ्लो करके यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लिया जाए इससे कितना फ्लो कर गया चार्ज, कुछ x फ्लो कर गया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर Q माइनस एक्स हो जाएगा और 5Q प्लस एक्स होना चाहिए। बोलो क्लियर है? अच्छा, और फिर ध्यान से देखो तो क्या होने वाला है, माइनस 2Q विल बी इंटैक्ट, उसका कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो आई कैन से कि VA मस्ट बी इक्वल टू VC। A पर पोटेंशियल, ये A पॉइंट हो गया, A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है किसके किसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से कितना, खुद के चार्ज की वजह से कितना, दैट इज KQ माइनस एक्स बाय R प्लस, अच्छा B के वजह से A पॉइंट पर, तो K माइनस 2Q बाय 2R। कैसे? अरे इसके वजह से अंदर वाले पॉइंट पर निकालना, वो अंदर वाला पॉइंट उठा करके हम बाहर लेके जाएंगे। फिर C पॉइंट के वजह से, सॉरी इसके वजह से, ये वाला चार्ज के वजह से अंदर वाले पॉइंट पर निकालना है, तो अंदर वाला पॉइंट को उठा करके हम बाहर लेके चले जाएंगे और उस पर पोटेंशियल लिख डालेंगे। तो कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस K 5Q प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3R मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज C के। C का पोटेंशियल अगर हम अपने को निकालना है तो सबसे पहले KQ माइनस एक्स बाय 3R होना चाहिए। सोचो, अरे इसके वजह से C पॉइंट पर निकालना है, तो ये बाहर वाला पॉइंट है, तो बाहर वाला इसको पॉइंट चार्ज बना दो। तो पॉइंट चार्ज बनाए तो यहाँ पर सेंटर में रख दिए इसको Q माइनस Q और ये डिस्टेंस हो गया 3R प्लस, फिर से 2Q वाला माइनस 2Q वाला भी पॉइंट चार्ज बना दो,
तो उसको भी रख दिए, तो बाहर वाला पॉइंट हो गया है, दैट इज़ 3r प्लस खुद के वजह से 5q प्लस x बाय 3r। बोलो क्लियर है? बस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ हम काट दिए, और कुछ कटेगा ना, और तो कुछ नहीं कटने वाला है। ओके, फिर उसके बाद के सबसे उड़ा दो, तो के उड़ा दिए, आर 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 उड़ गया, बचा क्या, q माइनस एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस 1/3 हो गया, इज इक्वल टू -2q कॉमन लिया, 1/3 माइनस 1/2, यही हो गया। अच्छा, यहाँ से तो ये हो गया 2/3 q माइनस एक्स, q माइनस एक्स इंटू 2/3 इज इक्वल टू -2q इंटू, ये हो गया -1/6, तो ये काट दिया 3, ये काट दिया, तो q माइनस एक्स का वैल्यू q/2 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया q/2। अच्छा, ये आया होगा आपका भी, x इज इक्वल टू q/2। वेरी गुड। फिर क्या करें, अब यहाँ से ये q/2 चार्ज बाहर चला जा रहा है, तो अल्टीमेटली कितना चार्ज बच रहा है, इस पे q/2 हो जाएगा। a वाले शेल पे चार्ज मैंने कहा दैट इज q/2। अब देखो ध्यान से, इसको हम जूम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो इस पे रख दिया q/2 चार्ज, ठीक है, क्योंकि q/2 बाहर निकल रहा है, x जा रहा है तो q/2 बचेगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो -q/2 बचेगा। फिर उसके बाद -2q है टोटल चार्ज, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, सोचो, यहाँ पर होना चाहिए -3q/2। देखो तभी ना, ये टोटल -2q कैसे होगा, आपने यहाँ पर q/2 डाल दिया, q/2 बाहर निकला तो q माइनस q/2 हो गया, दैट इज q/2। अब जैसे ही यहाँ पर q/2, अंदर में तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर में तभी होता है जब यहाँ पर चार्ज आप रखते, यहाँ पर चार्ज नहीं है तो यहाँ पर अंदर में भी कुछ नहीं होगा, सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। बाहर जैसे गया ऑन द सरफेस, तो यहाँ पर q/2 हो गया, यहाँ पर -q/2 हो गया, यहाँ पर -3q/2, तो बोलो यहाँ पर कितना, दैट इज +3q/2। अब ये जो सॉल्व करके आया है, ये कितना आया है, 5q/2 प्लस q/2, दैट इज 11q/2 होगा। 11q/2 में से 3q/2 तो इधर निकाल दिया, तो बचा कितना, 8q/2, दैट इज 4q। बोलो क्लियर है? ये हो गया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अंदर बाहर दोनों पे कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? ओके, तो इसी सवाल के साथ आज की सेवा हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अर्थिंग वाला एक टॉपिक बच गया है, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स बच गया है, कंडक्टिंग प्लेट्स वो बच गया है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो बच गया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी लेक्चर बचा है, आई थिंक हम लोग 15वां लेक्चर तक ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तब तक इंतज़ार कीजिए और पढ़ते रहिए, सवाल बनाते रहिए। बाय बाय।